हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का फिर से स्वागत है नॉलेज सेंटर पे। जैसा कि गाइस मैंने कल ही बताया था कि मंडे से अब सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सब्जेक्ट मंडे का जो सब्जेक्ट का फिक्स था वो था हमारा इंडियन पॉलिटी। तो गाइस आज हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था पे, यानी कि इंडियन पॉलिटी पे। और भारतीय राज व्यवस्था का जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है भारत का संविधान। जैसे कि गाइस बोर्ड पे लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइस भारत के संविधान के बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, क्या क्या प्रोसीजर था उसका बनने में, उन सब पे आज हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज हम भारतीय राज व्यवस्था का पहला टॉपिक, भारत का संविधान। तो गाइस भारत का संविधान बहुत ही संघर्ष के बाद बना था। यूं समझ लिए कि भारत अब आजादी की ओर तो बढ़ ही रहा था, लेकिन भारत को अपना एक फॉर्मेशन चाहिए था जिससे कि भारत अपने ऊपर कंट्रोल कर सके। अगर भारत में संविधान नहीं बनता तो आजाद होने का मतलब भी नहीं था। फिर 190 साल के संघर्ष के बाद 1934 में ये पहला अवसर आया था कि भारत में संविधान के ऊपर किसी ने अपनी राय रखी, चर्चा रखी। तो गाइस 1934 में पहली बार एम एन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर हैं थे, जिन्होंने पहली बार विचार रखा कि भारत को अपना संविधान मिलना चाहिए, वो भी लिखित संविधान। तो गाइस 1934 में तो लिखित संविधान के ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ सन 1935 में पहली बार भारत सरकार अधिनियम के तहत सन 1935 में भारत में संविधान की चर्चा हुई। यानी कि 1934 में तो एम एन रॉय, जैसे यहाँ पे लिखा है एम एन रॉय ने अपना विचार रखा था कि भारत को लिखित संविधान की अब जरूरत है, लेकिन ये भारत में अभी चर्चा नहीं हुई थी। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत सन 1935 में संविधान की चर्चा भारत में हुई। तो गाइस जहां से शुरुआत होती है भारतीय संविधान की कि कैसे भारतीय संविधान बना, पहला स्टेप आगे बढ़ते हैं हम गाइस। जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सन 1938 में नेशनल फार्मेसी कमीशन कमेटी ने अपनी पहली बैठक बुलाई, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको अध्यक्षता कर रहे थे, उनके अंतर्गत ये बैठक हुई और उनके अंतर्गत ही कांग्रेस ने ये संविधान के ऊपर चर्चा की कि भारत को अब संविधान की सख्त जरूरत है। गाइज अब बात करते हैं कि जब कांग्रेस ने तो बात कर दी कि हमको भारत को अब संविधान की जरूरत है, लेकिन गाइज 1938 में चर्चा हुई भारत में, कांग्रेस ने की, लेकिन 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी विश्व का दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पे संविधान और डिले हो गया, यानी कि और देरी होगी संविधान में। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ गाइस, विश्व युद्ध और संविधान का डायरेक्ट लिंक करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि विश्व युद्ध का लिंक भारत के संविधान से कैसे लिंक कर रहा है। तो वो मैं अब आपको बताता हूँ कैसे लिंक करता है। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब जो अन्य देश थे वो ब्रिटेन पे हावी थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार दूसरा विश्व युद्ध हारने की कगार पे थी। वो विश्व युद्ध में उसके पास उतना ताकत नहीं रह गया था कि वो ये जीत सके। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि अब भारत के लोग, जो भारत के लोग थे जो सेना में शामिल थे, ब्रिटिश सरकार की सेना में जो थे, उनको युद्ध में शामिल कर लिया गया। जब उनको युद्ध में शामिल कर लिया गया तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया इस चीज को। कांग्रेस ने इसको अपना हथियार बनाया, ब्रिटिश के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने एक डिमांड रख दी कि आपने भारत के, मतलब जो नेता थे कांग्रेस नेता, उनसे बिना पूछे तो आपने भारत के सेना को विश्व युद्ध में उतार दिया, साथ ही साथ भारत को भी शामिल कर लिया इस विश्व युद्ध में। तो कांग्रेस ने इसको अपना हथियार बनाया और डिमांड रखी ब्रिटिश सरकार से कि हमें हमारा संविधान चाहिए,
हमें हमारा फार्मेसी कमीशन चाहिए, हमें पूर्णता आजादी चाहिए, साथ ही साथ जो विश्व युद्ध होगा उसमें भारत की रक्षा, विश्व युद्ध जो होगा उसमें भारत की सुरक्षा ब्रिटिश सरकार करेगी। तो ये महत्वपूर्ण था जब 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। गाइस आप इतना नोट कीजिए, तब मैं आगे की चर्चा बढ़ाता हूं कि आगे फिर क्या होगा। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, अब हम आगे देखेंगे। तो 1947 का विश्व युद्ध तो हमने में जाना कि उसमें भारत के नेता, कांग्रेसी नेताओं ने जो डिमांड रखी ब्रिटिश सरकार के आगे कि अगर युद्ध में हमारी सेना जा रही है, भारत के लोग जा रहे हैं, तो आप हमको युद्ध में भारतीयों की सुरक्षा आप देंगे, पूर्णतः आजादी देंगे, अब भारत को लिखित संविधान होगा। तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सन 1940 में एक प्रपोजल भेजा भारत। इस प्रपोजल का नाम था अगस्त प्रपोजल। यह प्रपोजल 8 अगस्त 1940 को भारत में भेजा गया। उस समय के वायसराय, गाइस उस समय के वायसराय लॉर्ड लिन ली थगो, लिन ली थगो थे जो भारत में ये अगस्त प्रपोजल लेके आए, उन्होंने पेश किया। गाइस इस प्रपोजल में मुस्लिम लीगों का पक्ष ज्यादा था। जो ये प्रपोजल लेके आए थे उसमें मुस्लिम लीग के लोगों के लिए फायदे का सौदा था, जिसको मुस्लिम लीग ने इस्तेमाल किया और उसको अपना हथियार बनाया। उस हथियार के बल पे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार पे दबाव दबाना बनाना शुरू कर दिया कि अब हमको अपना पाकिस्तान चाहिए। अभी तक तो भारत की संविधान की बात हो रही थी गाइस, लेकिन जब अगस्त प्रपोजल आया तो वहां पे मुस्लिम लीगों को आजादी और बढ़ गई। उनको मतलब अब उनके पास ये हथियार हो गया था कि ये प्रपोजल में हमारे पक्ष की तो बात है, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार पे दबाव बना दिया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। तो गाइस 1940 में अगस्त प्रपोजल आया। अब इसके बाद गाइस आएगा क्रिप्स मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन प्लान की भी हम बात करेंगे। तो पहले गाइस आप इसे नोट कीजिए, एक एक लाइन बड़े क्लियरली लिखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब गाइस आपने लिख लिया होगा। अब बात आगे बढ़ते हैं। जब अगस्त प्रपोजल आया तो ब्रिटिश सरकार की भी इसमें कुछ चाल थी। चाल ये थी कि अगस्त प्रपोजल भेज के ये लोग भारत को बहलाना चाहते थे, उनको ये दिलासा देना चाहते थे कि हम युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन कर देंगे, साथ ही पूर्णतः आजादी दे दी जाएगी। अब वो ये चाहते थे कि ये प्रपोजल भेज के भारत को बहला के युद्ध में, जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें शामिल कर ले और अब युद्ध सलाहकार की स्थापना कर दी जाए साथ साथ। ये चाल थी ब्रिटिश सरकार की अगस्त प्रपोजल भेजने के पीछे। अब अगस्त प्रपोजल भेजा गया तो इसमें एक बात पूर्णता लिखी गई कि अल्पसंख्यकों समुदाय की सहमति के बिना कोई भी सरकार कोई सा फैसला नहीं ले सकती। ये जब आया तब कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल का पूर्ण विरोध किया और अब इसको अस्वीकार कर दिया। जानते हैं कि क्यों अस्वीकार किया? बोर्ड पे देखिएगा गाइस। इस प्रपोजल के जो मुख्य तथ्य है वो यह है कि डोमिनियन स्टेट्स मुख्यालय, मतलब भारत को अपना संविधान सभा का मुख्यालय मिलेगा। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार की स्थापना की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश सरकार की चाल थी युद्ध में, युद्ध रणनीति बनाई थी उन्होंने अगस्त प्रपोजल के तहत। आगे युद्ध के उपरांत यानी युद्ध के बाद ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत ही, मतलब कि ब्रिटिश सरकार का इसमें लेन देन नहीं होगा। अगर संविधान जब बनेगा तो ब्रिटिश सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती कि कौन कौन
भारत के संविधान के अंतर्गत आएगा। तो वो भारत को डिसाइड करना होगा, लेकिन उसमें कुछ तथ्य रखे गए। देखिएगा, भारत ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान सुरक्षित करेगा। वो गाइस इसलिए बोला गया ताकि किसी को भी संविधान से अछूता ना रखा जाए। हर हर तरह तरीके से संविधान को पूर्णता किया जाए। गाइस ये जब प्रपोजल आया तो इसका तो विरोध कर अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग ने भी जो दबाव बनाया था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि हमको तो अपना पाकिस्तान चाहिए, कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल के लोग ज्यादा है वो क्षेत्र पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने इस प्रपोजल को एक नया ही नाम दे दिया। नाम ये था, मैं लिख के बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। फ्रेंड्स, मैं जैसे बोला था कि गांधी जी ने इसके बारे इस प्रस्ताव के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी ये थी कि यह राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकारों के बीच में खाई और चौड़ी करने का काम करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में और डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास होता तो फिर संविधान बनने में, भारत को आजाद होने में और समय लग सकता था। इसलिए गांधी जी ने इसको अस्वीकार किया, साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था भारत को आजाद करने का। यहाँ तक कि अंतर जब ये बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंची, तब ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर चीन तक ने भी ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाया कि अब भारत को आजाद होना ही होगा। गाइस नोट कीजिएगा ये बात कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साथ साथ चीन ने भी भारत का सपोर्ट किया उस टाइम भारत को आजाद कराने के लिए। इन तीनों कंट्रियों ने बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया था कि अब भारत को आजाद कीजिए। परंतु विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, जर्मनी काफी ज्यादा हावी हो रखी थी हर कंट्री पे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने पहले अपना शासन बचाने की सोची। उसके तुरंत बाद जब आगे देखते हैं, जैसे 1940 में अगस्त प्रपोजल आया, स्वीकार हो गया। अब गाइस 1942 में आता है क्रिप्स मिशन प्लान। ये कोई प्रपोजल नहीं था, ये प्रस्ताव नहीं था, ये था एक प्लान जो कि ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने यह प्रस्ताव अपने युद्ध सलाहकार से ये क्रिप्स मिशन प्लान भारत भिजवाया था। देखिएगा गाइस, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स उस समय के युद्ध सलाहकार थे ब्रिटिश सरकार की ओर से। 1942 में यह मिशन भारत लेकर आए, जो कि एक लेबर पार्टी से संबंधित रखते थे। बड़ी पार्टी नहीं थी उनकी, लेबर पार्टी से उनका संबंध था। कृत प्रस्ताव लेबर पार्टी के सौजन्य से भेजा गया था, यानी कि जो प्रस्ताव भेजा गया था वो तो प्रधानमंत्री के कहने पे गया था, लेकिन लेबर पार्टी के दबाव में आया था, कि जिसका मानना था कि भारत को अब स्वशासन का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ साथ गाइस, जब 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आया, तब इस प्रस्ताव में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने किसी ने इसका संपूर्ण से सहमति नहीं जताई। इस बार मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव में कोई फायदा नहीं ढूंढा। दोनों नेताओं ने मिलकर इस मिशन को, क्रिप्स मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया। अब गाइस अस्वीकार क्यों किया उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन प्लान की हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या रीजन था कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो रीजन देखते हैं। जो रीजन था ये था कि युद्ध के उपरांत, यानी युद्ध के बाद
नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा ये था कि भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब अस्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण, ये मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, थोड़ा लाइट हो गया है, तो ये था सबसे बड़ा कारण कि प्रांतों यानी अन्य राज्यों को जब आप भारत में सम्मिलित करेंगे तो उनको ये अधिक संविधान स्वीकार करने या अपना संविधान बनाने का स्वतंत्रता प्रदान की गई थी इस प्लान में। यानी कि अगर भारत में आज राइट नाउ 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो अगर ये क्रिप्स मिशन प्लान अगर उस संविधान में लागू हुआ होता तो हर राज्य अपना संविधान रखने की शक्ति प्रदान कर सकता था, ये एक अधिकार हो जाता। इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने तो यहाँ तक इसको बोला कि यह दिवालिया बैंक का आगामी चेक है, यानी कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। गाइस देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, गांधी जी ने इसको दिवालिया बैंक का आगामी चेक कहा। जिसके बाद 1942 में वर्ल्ड वॉर का समापन हुआ, ब्रिटिश सरकार जीत गई, अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम से हमला करके इस युद्ध को खत्म कर दिया। ये युद्ध खत्म हुआ और यहाँ ब्रिटिश सरकार जीती। वहीं से जब ब्रिटिश सरकार जीती तब नई सरकार का गठन होने शुरू हो गया, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार में चुनाव स्टार्ट हो गए। चुनाव में लॉर्ड क्लेमेंट एटली सन 1945 में, सन 1945 में लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने अपने चुनावी वादों में ये वादा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत को उसका अपना फार्मेसी कमीशन मिलेगा, अपना संविधान सभा मिलेगा, साथ साथ पूर्णतः आजादी मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप आजाद तो हो जाएं, लेकिन आप रहेंगे ब्रिटिश सरकार के अंदर, जो कि अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स प्रपोजल के जरिए ब्रिटिश सरकार ऐसा करना चाहती थी। लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने यहाँ 3 चीज महत्वपूर्ण चीजें अपने चुनावी वादों में रखा, जिसकी वजह से लॉर्ड क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री बने तब उनका निर्णय आया। गाइस उसका निर्णय मैं आपको आगे बताता हूँ, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। जैसे गाइस अब हमने बात की थी कि मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान के आगे की, तो क्रिप्स मिशन प्लान रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन 1945 में जीत गया। लेकिन जब क्रिप्स मिशन प्लान को रिजेक्ट किया गया उसके बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में यह बिल पास किया गया। कांग्रेस ने इस बिल को पास किया, साथ साथ गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का एक ही मकसद था कि अब तो कुछ हो जाए लेकिन हम आजादी लेके रहेंगे और अपना संविधान बना के रहेंगे। इसलिए गांधी जी ने इसका नारा भी दिया, करो या मरो, दोनों में से कुछ करो लेकिन आजादी लेके रहेंगे, संविधान बना कर रहेंगे हम। ब्रिटेन जब 1945 में युद्ध जीता उसके बाद ब्रिटिश सरकार में बदलाव हुए। नए प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली बने, जो कि एटली ने अपने वादा किया था कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत को पूर्णतः आजादी दी जाएगी, साथ साथ उसका अपना पूर्ण संविधान, लिखित संविधान होगा। इसीलिए जब लॉर्ड क्लेमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बिल्कुल देरी ना करते हुए सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा, जिसके सदस्य थे 3 सदस्य थे।
देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। गाइस, ये जो तीन सदस्य थे, इसमें पहले आप सर स्टेफर्ड क्रिप्स को मिशन क्रिप्स मिशन प्लान में आप इनका योगदान देख ही चुके हैं कि ये क्रिप्स मिशन प्लान भारत लेके आए थे। तो गाइस, जो अब जो कैबिनेट मिशन प्लान एटली ने भेजा भारत, उसमें मुख्य बात थी जो हम आगे बात करते हैं। अब आप इसको लिख लीजिए ताकि आप इसको नोट कर लें और मिस ना करें। तो गाइस, लास्ट हमने अभी छोड़ा था कि क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। जब प्लान भेजा गया तब पाकिस्तान ने एक नया नारा दे दिया। नारा ये था, जो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने नारा दिया और जो दिवस मनाया, वो ये था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये एक नारा था और इसको प्रत्यक्ष दिवस के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में इन लोगों ने मनाया। अब यहाँ से इन लोगों की राह और आसान हो गई पाकिस्तान बनने की, क्योंकि भारतीय समुदाय के लोगों को तो ये तो पक्का था कि अब तो संविधान बनेगा, भारत आजाद होगा। लेकिन मुस्लिम लीग जो अब चाहती थी कि जहां मुस्लिम इलाका ज्यादा है, मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, वहां उसको पाकिस्तान के रूप में बना दिया जाए। तो इनका राह आसान हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्लेमेंट एटली ने क्या क्या आगे का प्रोसीजर था कि जिससे संविधान बनाया जा सके। तो गाइस देखिएगा, सन 1948 जून, यानी कि एक डेडलाइन रखी गई थी। लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने एक डेडलाइन ने दिया था कि 1948 तक जून में भारत को आजादी दे दी जाए। साथ साथ आजादी दे दी जाए, संविधान बनाने के लिए और तेजी से काम हो, इसलिए इन्होंने 389 सदस्यों की कैबिनेट भेजी। 292 प्रांतीय विधानसभा से थे। ये 389 के पार्टीशन बता रहा हूँ कि 389 में से कौन कौन थे। 292 292 प्रांतीय विधानसभा के थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे और 93 यानी 93 देशी रियासत जो भारत से चुने गए थे। भारत के कौन कौन से राज्य है? दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, साथ साथ जयपुर, सॉरी गाइस, जयपुर नहीं, अजमेर। यहां लिख देता हूं। तो गाइस, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान, ये उस समय भारत, बलूचिस्तान और कुर्ग उस समय भारत के पार्ट हुआ करते थे। तो ये 4 जो राज्य हैं, इसमें से 93 देशी रियासत से आगे गए, जिन्होंने संविधान बनाने में सहयोग किया और आजादी के लिए पूर्णतः काम करते गए। तो गाइस, अब आगे क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सन 1946 में ही, सन 1946 में 9 दिसंबर को एक कैबिनेट बनाया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा और वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी। ये चुने गए, परंतु 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद ही सच्चिदानंद सिन्हा को उनके पद से हटाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। गाइस, यहाँ में आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत को आजादी मिली, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान अलग प्रांत, अलग देश हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान।
जो राइट नाउ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसको पूर्वी पाकिस्तान अब वो बांग्लादेश बन गया है। तो अब कैसे हम बात करते हैं आजादी के बाद जो संविधान का फॉर्मेशन होना था उसके कमेटी के बारे में, कौन कौन क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उपाध्यक्ष जो थे वो थे H.C. मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को ही दोबारा से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो इस बार चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, को चुना गया। अब आगे देखिएगा, B.N. राव संविधान सभा के विधेयक लीगल एडवाइजर थे। 23 कमेटी का सेटअप हुआ ताकि संविधान फॉर्मेशन हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा संविधान ड्राफ्ट किया था। भीमराव अंबेडकर को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था ताकि वो पूरा संविधान को ड्राफ्ट कर सके, बना सके, तो इसीलिए उनको चेयरमैन बनाया गया था। आगे देखते हैं गाइस हम कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे। पहले गाइस इतना नोट कीजिए आप लोग। तो गाइस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के बारे में हम बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर इनके चेयरमैन थे। भीमराव अंबेडकर वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये कमेटी मेंबर के नाम बता रहा हूं मैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे अलादीन क्रिश्चियन स्वामी अय्यर, अलादीन क्रिश्चियन स्वामी अय्यर। तीसरे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा B.L. मित्तर, B.L. मित्तर के मरने के बाद बने N. माधवराव। छठा डॉक्टर D.P. खेतान, D.P. खेतान के मरने के बाद बने T.T. कृष्णामाचार्य। तो गाइस हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य। अब हम देखते हैं संविधान सभा के कमेटी के मेंबर के। तो गाइस नोट कीजिए आप इसको। आई होप गाइस आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, जो पहले मैंने बोला था लिखने को। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग कमेटी की। मैंने ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, क्योंकि हिंदी में मेरे को पता है कुछ दिक्कत आ रही थी, इसीलिए। अब हम बात करेंगे स्टीयरिंग कमेटी में। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट सब एडवाइजरी माइनॉरिटी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और फ्लैग कमेटी JB कृपलानी थे। ये लोग इस कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं आगे का मैं बताता हूं आपको कि कितने दिन में या कितने साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने लिखा, किसने डिजाइन किया, और ये आधा संविधान कब लागू हुआ, पूरा कब लागू हुआ, और कितना खर्च आया। आगे मैं बताता हूँ, इसको आप नोट कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना, कितना खर्चा आया, आधा कब लागू हुआ, पूरा कब लागू हुआ, कितने वर्ड्स हैं, किसने क्या किया। अब देखिए, तेज बहादुर सप्रू स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे। तेज बहादुर सप्रू कमेटी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के चेयरमैन थे। अब आगे आते हैं जिन्होंने लिखा संविधान को जिन्होंने लिखा, उनका नाम था द रिटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण। जिन्होंने डिजाइन किया, उनका पेंटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नंदलाल बोस।
कितने वर्ड हैं संविधान में, तो इस पे भी गौर कीजिएगा। 1,46,365 वर्ड्स, यानी 1,46,365 वर्ड्स का यूज हुआ है। टोटल डेज ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, कितने दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्चा आया था 64 लाख का। 26 नवंबर 1946 को आधा संविधान लागू किया गया था, क्योंकि उस समय पूरा संविधान नहीं बना था। 26 जनवरी 1947 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। याद रहिएगा गाइस, एक बात नोट करने वाली है, भारत संघ मिलाकर बना है, माने अन्य राज्यों को मिलाकर भारत बना है, इसलिए भारत फेडरल कंट्री नहीं है, भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री अमेरिका है, जिसने अलग अलग राज्यों को अपने में सम्मिलित किया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, राज्यों को जोड़ जोड़ कर भारत बना है, इसलिए भारत क्वासी फेडरल कंट्री है। याद रखिएगा गाइस, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही डीप की चीजें बताई है मैंने। तो गाइस आज हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अगला लेक्चर जो होगा अगले मंडे को होगा। अगले मंडे को हम बताएंगे कि रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से देश से संविधान में क्या क्या चीजें ली गई थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।